हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं देवेंद्र भावसार, आपका फिजिक्स ट्यूटर। ठीक है, कल हमने बात करी थी नया टॉपिक, यानी कि लॉज ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन की गति के नियम के बारे में। ठीक है, देखो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ही ठीक है कंसेप्चुअल, पूरी यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स जो है, ठीक है, मैकेनिक्स जो कि क्लास 11 के अंदर हम सबसे बड़ा पार्ट पढ़ते हैं, उसके लिए लॉज ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन की गति के नियम, ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये आपके ठीक है ऐसे कंसेप्ट यानी कि सिद्धांतों को बिल्ड करता है, यानी बनाता है, जिससे कि आपको पूरी यांत्रिकी समझ में आएगी। यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स जो होती है, ठीक है, उसके अंदर लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, रोटेशनल डायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन, एसएचएम, ये सभी चैप्टर आप उनको क्लास 11 में पढ़ने हैं और ये सारे चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। इसके लिए लॉज ऑफ मोशन आपको बहुत बढ़िया तरह से आना चाहिए और हर टाइप की इसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको करना आना चाहिए। ठीक है, वेक्टर जो चैप्टर होता है जो कि हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको वेक्टर की अच्छी नॉलेज है, ठीक है, यानी सदिश की अच्छी नॉलेज अगर आप लोगों को है, तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा समझ में आता है और इसमें हर टाइप की प्रॉब्लम्स प्रत्येक स्टूडेंट जो है वो निकाल सकता है। इसमें सबसे ज्यादा उपयोग जो होगा वो घटक करने का होगा। किसका होगा? घटक करने का, जो कि आप अच्छी तरह से जानते हो कि एक सदिश के जो घटक किए जाते हैं दो, ठीक है, उसका सबसे ज्यादा उपयोग इसके अंदर होता है। ठीक है, तो लाओ हम अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल हमने लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट लॉ के बारे में बात की थी, यानी जड़त्व के नियम के बारे में हमने बात कर ली थी। आगे हम बात करते हैं आज दूसरे नियम की, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम यानी कि बल का नियम। ठीक है, लिखे सेकेंड लॉ यानी कि द्वितीय नियम, इसको हम बल का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल का नियम। देखो ये नियम में, इस नियम का स्टेटमेंट यानी कि इस नियम का कथन मैं आपको बताऊं, उससे पहले हमको यहाँ पर एक राशि के बारे में जानना जरूरी है और वो राशि होती है संवेग। क्या होती है? संवेग। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं संवेग। ठीक है, संवेग क्या चीज होती है बच्चों? कि अगर हमने ये m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और ये v वेग से गतिशील है, मोमेंटम यानी कि संवेग, ठीक है, ध्यान से सुने, मोमेंटम यानी कि संवेग क्या चीज होती है? अगर कोई गतिशील वस्तु, ठीक है, अगर कोई गतिशील वस्तु है तो गतिशील वस्तु के द्रव्यमान को यदि उसके वेग से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त राशि क्या कहलाती है? संवेग। संवेग एक सदिश राशि होती है जिसका मात्रा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अपनी कॉपी में लिखें आप, देखें, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान को यदि उसके, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान को यदि, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान को यदि उसके वेग से गुणा कर दिया जाए, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान को यदि उसके वेग से गुणा कर दिया जाए
तो प्राप्त राशि संवेग कहलाती है। प्राप्त राशि संवेग कहलाती है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप ये फोटो बना लें। m द्रव्यमान की वस्तु है, v वेग से गतिशील है। तो वस्तु के द्रव्यमान को यदि हम वेग से गुणा कर देंगे तो प्राप्त राशि क्या कहलाती है? संवेग। संवेग एक सदिश राशि है। बनाओ, अब बोलो आप। रिपीट करना है? रिपीट नहीं करना है, ये फोटो बनाना है। रिपीट बात तो बनानी है। एक बार बोलो। क्या बोलूं? किसी गतिशील वस्तु को उसके किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान को उसके वेग से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त राशि संवेग कहलाती है। किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान को उसके वेग से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त राशि संवेग कहलाती है। यह एक सदिश राशि है। ठीक है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। फोटो बना लो। ये P = m × v। मनोज, मोनू, इसके अंदर वो डाले आप शाही। शाही की कमी रख देते हो तुम यार, फिर क्या वो वीडियो में दिखती नहीं है। दूसरा मार कर तैयार करके रखा। यस, चलो अब हम बात करते हैं। तो संवेग कैसी राशि होती है? सदिश राशि है। संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, इंटू द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। वेग का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड संवेग का मात्रक होता है। अब हम बात करते हैं द्वितीय नियम की। देखो, द्वितीय नियम जिसे हम बल का नियम भी कहते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो द्वितीय नियम का कथन यानी कि स्टेटमेंट होता है। क्या स्टेटमेंट होता है? यदि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो, यदि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो, यदि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो, ठीक है, तो परिवर्तन में लगे समय का भाग देने पर, परिवर्तन में लगे समय का भाग देने पर संवेग में परिवर्तन की दर प्राप्त होती है। संवेग में परिवर्तन की दर प्राप्त होती है। संवेग में परिवर्तन की दर प्राप्त होती है। यह संवेग में परिवर्तन की दर, यह संवेग में परिवर्तन की दर, यह संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यस, देखो इधर, यहां हमने एक m द्रव्यमान, यहां पर मैंने ये 2 किलोग्राम की वस्तु बनाई, इस पर मैंने एक बल लगाया। हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगेगी तो वो वस्तु गतिमान होगी, यानी इस वस्तु को
ठीक है, बल लगने पर त्वरण मिलता है। त्वरण मिलने का मतलब हुआ कि अगर ये वस्तु अभी जैसे स्थिर थी, ठीक है, बल लगाने के बाद ये गतिमान हो गई, यानी त्वरण मिलेगा। त्वरण मिलने का मतलब हुआ कि इस वस्तु की चाल यानी कि वेग में वृद्धि होगी। तो धीरे धीरे देखो, ये बल लगाते हैं हम, ठीक है, ये जो 2 किलोग्राम की वस्तु है, इस 2 किलोग्राम की वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है? 0। कुछ समय पश्चात इसका वेग यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। कितना हो गया? अब ये 10 मीटर प्रति सेकंड होने में समय जो लगा वो लगा 5 सेकंड। कितना सेकंड लगा? 5 सेकंड में, ठीक है, इस वस्तु का वेग जो कि 0 था पहले, अब वो कितना हो गया? 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो ध्यान से सुने, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रारंभ में ये वस्तु क्या थी? स्थिर, ठीक है। तो प्रारंभिक संवेग अगर अपन निकालें P प्रारंभिक, तो वो कितना होगा बताओ? द्रव्यमान कितना? 2, वेग कितना? 0। तो प्रारंभिक संवेग क्या आया? 0। अंतिम संवेग क्या आया बताओ? P अंतिम। बोलो, द्रव्यमान कितना? 2, वेग कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी आंसर आया कितना? 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? तो बोलो, इसके संवेग में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? कितना हुआ? 0 से कितना हो गया? 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। कितने समय में हुआ? देखो, यहाँ पर एक चीज और अपन को समझनी है। यहाँ पर लिखा मैंने 12, यहाँ पर कितने बज जाएंगे? 12:05। तो ये टाइम होगा आपका T2। कौन सा टाइम होगा? T2। ये टाइम खेलेंगे हम T1। तो यहाँ पर ये जो समय अंतराल है इसको हम डेल्टा टी से बताएंगे। किससे बताएंगे? डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1। T2 का मतलब 12:05। T1 का मतलब 12 बजे। तो 5 सेकंड आ गया कि नहीं समय अंतराल? यहाँ पर ये जो संवेग में परिवर्तन हुआ इसको हम डेल्टा पी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? यहाँ पर ये जो मैं त्रिभुज बना रहा हूं इसको डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा। डेल्टा पी मतलब संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन का मतलब अंतिम संवेग कितना है? 20। प्रारंभिक संवेग कितना है? 0। तो संवेग में परिवर्तन आया 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? तो मैंने आपको ये लिखाया, अभी यहाँ पर ध्यान दो, हमने आपको ये लिखाया कि किसी वस्तु के यदि संवेग में परिवर्तन हो, ठीक है, और अगर संवेग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितने समय में हुआ? 5 सेकंड में। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन यानी डेल्टा पी और परिवर्तन में लगा समय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वस्तु पर आरोपित बल के। ये मैंने लिखा है आपको, यानी अनुक्रमानुपाती होता है। तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी को क्या बोलते हैं हम? संवेग में परिवर्तन की दर। क्या बोलेंगे? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी क्या चीज हुई? संवेग में परिवर्तन की दर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? आरोपित बल के। बच्चों, बात क्या है कि बल F बराबर, यहां लिख देंगे हम K डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, बात क्या है कि ये जो K है SI यूनिट, ठीक में, इस K का मान आता है बच्चों 1। कितना आता है? 1। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि बल F बराबर कितना होता है बच्चों? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। यानी कहने का मतलब ओवरऑल बात ये हुई कि द्वितीय नियम, ये जो अपन ने इतनी सारी कहानी सुनाई, इस सारी कहानी का ओवरऑल बात ये हुई कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होती है। आगे बात सुने, ठीक है? आप ये पहले उतार लें, यहां से आपको उतारना स्टार्ट करना है, बिल्कुल ऐसे कैसे ही लिख लें। लास्ट बात में आपको लिखाऊंगा। डस्टर किधर है? डस्टर, डस्टर गायब हो गए। बच्चों को ही दे दे तो ये बच्चे भी आएंगे।
आवाज नहीं। यह सब बच्चे ध्यान दो। यहाँ पर मैंने आपको ये जो नियम है एक उदाहरण से समझाया। आपको पता है ये उदाहरण के हमने एक 2 किलोग्राम की वस्तु ली। सब बच्चे ध्यान से देखो इधर, ये 2 किलोग्राम की वस्तु ली। प्रारंभ में क्या था, इसका वेग 0, ठीक है। इस पर हमने एक बल लगाया, कितना लगाया हमको नहीं पता, लेकिन हमने ये देखा कि 5 सेकंड के अंदर कितना वेग हो गया उसका, 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, सॉरी 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो प्रारंभिक संवेग निकला कितना आया, 0। अंतिम संवेग निकला कितना आया, 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर 12 बज रहे थे, यहाँ पर कितने हो गए, 12:05 सेकंड। मीन समय अंतराल, यानी इस 5 सेकंड समय अंतराल में वस्तु का संवेग 0 से कितना हो गया, 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो हमने क्या किया बच्चों, तो द्वितीय नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, आरोपित बल के बराबर होती है। तो हमने ये सूत्र लगाया, F बराबर ये डेल्टा P बाय डेल्टा T, या हम इसको लिख सकते हैं dP बाय dt, ठीक है। उपरोक्त उदाहरण में बल का मान निकालना है आपको, ठीक है। संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, 20 - 0, अंतिम 20, प्रारंभिक कितना, 0। डेल्टा P का मतलब होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक, फिर डेल्टा T का मतलब होता है T2 - T1, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम समय क्या था, 12:05 सेकेंड, प्रारंभिक समय क्या था, 12। तो 5 सेकंड समय अंतराल आ गया, 20 - 0 ऊपर आ गया। यहाँ पर संवेग सदिश राशि होती है, इसलिए मैंने दिशा के साथ लिखी, ठीक है, क्योंकि बल भी कैसी राशि है, सदिश, तो बल की भी दिशा आएगी कि नहीं। तो ये संवेग में परिवर्तन आया आपका 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड धनात्मक x अक्ष की ओर। किधर जा रही थी वस्तु, धनात्मक x अक्ष की। तो यहाँ पर देखो 20 में 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा कि नहीं। तो ये 4 लिखा हुआ है, 4 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किधर आया, धनात्मक x एक्सिस की ओर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। क्या बोलते हैं, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसलिए हम लिख देंगे 4 न्यूटन किधर आया, ये धनात्मक x अक्ष की प्लस x अक्ष की ओर, ठीक है। ऐसे उतार लो अब इसको।
बोलो बोलो बोलो। बोलो। अरे बेटा ये वस्तु किधर जा रही थी तेरी, इधर ही जा रही थी ना, ठीक है। तो ये अंतिम 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड किधर आया, एक्स एक्सिस की ओर, -0 करेगा तो 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड एक्स एक्सिस की ओर ही तो आया, घटाएगा तो 20 - 0 लिखना जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी है, सदिश राशि है। हाँ कोई सा क्वेश्चन हो, ठीक है। चलो हो गया। हाँ हो गया ना बच्चों, ध्यान दो इधर। अब नीचे एक लाइन लिख लो, अर्थात देखो नीचे एक लाइन लो, अर्थात किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, देखो अर्थात किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, अर्थात किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होती है, वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होती है, ठीक है। वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होती है, ठीक है। आगे नई लाइन से लिखेंगे, यह नियम बल के मान को बताता है, यह नियम बल के मान को बताता है, यह नियम बल के मान को बताता है, क्लियर, ठीक है। फिर नीचे एक लाइन और लिख दो, जबकि प्रथम नियम अवस्था परिवर्तन के लिए, जबकि प्रथम नियम अवस्था परिवर्तन के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता को बताता है, जबकि प्रथम नियम अवस्था परिवर्तन के लिए बल की आवश्यकता को बताता है, जबकि प्रथम नियम बल की आवश्यकता को बताता है, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान दो इधर, छोटे छोटे से हम एग्जाम्पल करते हैं, ध्यान दो कि एक वस्तु है ये वही 2 किलोग्राम की, जिसका प्रारंभिक वेग u बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड है। ये इधर तो जा ही रही थी, हमने इसके ऊपर बल लगा दिया, ठीक है। अब धनात्मक एक्स एक्सिस की ये जो दिशा है इसको मैं आई केप ले रहा हूं, ठीक है ना। अब बार बार एक्स एक्सिस की ओर ऐसे नहीं लिखेंगे, आई केप सदिश पढ़ लिया ना हमने, तो क्या लिख देंगे, आई केप। हमने बल लगा दिया वस्तु पर, उससे हमने देखा कि यह जो वस्तु है 2 किलोग्राम की, इसका अंतिम वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, आई केप, आई बात है। तो हमने देखा कि समय जो लगा हमको, ठीक है, वो 12 बज रहे, यहाँ पर 12 बजे हमने बल लगाना शुरू किया, यहाँ पर वही 12:05 हो गई। तो ये जो डेल्टा टी बराबर T2 - T1 समय अंतराल जो आया वो कितना आया, 5 सेकेंड, ठीक है। तो बल का मान ज्ञात करो, चलो निकालो, बल F बराबर क्या होगा ये निकालना है आपको। चलो मैं करके बताऊं क्या, ये कर लोगे, उसमें क्या है देखो, डेल्टा P, ध्यान दो इधर, संवेग में परिवर्तन का मतलब होता है P फाइनल माइनस
P इनिशियल, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम संवेग ये है, देखो डेल्टा P सदिश बराबर अंतिम संवेग द्रव्यमान इंटू V फाइनल माइनस द्रव्यमान इंटू V इनिशियल। समझ में आई? M को कॉमन ले लो तो V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, देखो जरा M का मान 2 किलोग्राम, ठीक है, V फाइनल बोलो 20 I कैप, है कि नहीं है? बोलो ना, 20 मीटर प्रति सेकेंड I कैप। प्रारंभिक बोलो 5 I कैप। कितना आया संवेग में परिवर्तन? डेल्टा P बराबर बोलो 20 में से 5 चले जाएंगे 15, तो कितना हुआ? 15 इंटू 2 30 बोलो क्या लिखूं? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड I कैप। हुआ कि नहीं? ठीक है, डेल्टा T का भाग दे दो तो बल का मान आ जाएगा। बल F बराबर डेल्टा P कितना आया तुम्हारा? 30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड I कैप डिवाइड बाय डेल्टा T यानी कि 5 सेकेंड। तो आपका आंसर आ गया बल F बराबर कितना आया? 6 न्यूटन I कैप। क्योंकि बल कैसी राशि होती है? सदिश। क्लियर? यस, हो गया। देखो सभी बच्चे को ध्यान देना है। तो बच्चों हमने यहाँ पर द्वितीय नियम पढ़ा कि किसी वस्तु के अगर संवेग में परिवर्तन होता है तो इसका मतलब है कि उस वस्तु पर बल लगा है। यही तो मतलब निकला ना। हमने द्वितीय नियम में पढ़ा कि यदि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु पर बल लगता है और उस बल का मान संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ऐसा द्वितीय नियम बोलता है हमको कौन? न्यूटन का द्वितीय नियम। बच्चों यहाँ पर हम कुछ उदाहरण दैनिक जीवन के डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे आपने क्रिकेट खेला होगा, खूब खेला है, सब खेलते हैं क्रिकेट, है ना। आजकल तो लड़कियां भी खेलती हैं, ठीक है ना। लड़कियों का काम केवल एक्चुअल में वो सितोल फितोल खेलना ही नहीं है, ठीक है ना। सितोल समझते हो तुम? समझते हो सितोल? वो एक भाटे के ऊपर दूसरा भाटा, दूसरे के ऊपर तीसरा। हाँ। तो आजकल लड़कियां भी एक्चुअल में क्रिकेट खेलती हैं और एक्चुअल में पूरे वर्ल्ड में अंडर 19, ठीक है, गर्ल्स का भी एक्चुअल में वर्ल्ड कप वगैरह सारी चीजें होती है। चलो छोड़ो वो तो कोई बात नहीं। तो मैं आपको एक बात बता रहा था, वो ये कि सभी ने अपने क्रिकेट खेला है। यहाँ पर कुछ संवेग में परिवर्तन का उदाहरण को हम डिस्कस करते हैं दैनिक जीवन में, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब कोई खिलाड़ी बहुत ऊंचे कैच को पकड़ता है, ठीक है ना,
तो मैं आपसे एक बात कहता हूं, देखो बहुत ऊंचे केज को पकड़ता है तो वो न्यू केज को पकड़ के और थोड़ा हाथ पे जो नीचे लेके आता है, ऐसे लेके आता है कि अगर वो एक्चुअल में केवल जहां हाथ रखे और वो नीचे लेके नहीं आए, ठीक है, तो केज एक तो जोर से लगेगी, दूसरी चीज ये कि केज छूटने का डर होगा कि नहीं, अगर वो हाथ को न्यू नीचे लेके नहीं आए, ऐसे लाता है वो, ठीक है। तो इससे होता क्या है, देखो ध्यान दो, यहाँ पर ये सारी टेक्निकल चीजें आपके घर में आपने ध्यान दो इधर। अभी हम इसमें बहुत अच्छी बातें और करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन पहले आपको इसका उपयोग समझाएं कि हम आपको कोई कचरा पट्टी नहीं पढ़ा रहे। क्या नहीं पढ़ा रहे? पूरी क्लास 11 में यांत्रिकी जो आप दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजों को जो यूज करते हैं ना, उनके साइंटिफिक लॉजिक बता रहे हैं, ठीक है। आपको ये पढ़ाने का अर्थ यही है। एक्चुअल में आपका जो सिलेबस डिजाइन किया गया है, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप सभी अपने आप में एक छोटे मोटे साइंटिस्ट से कम नहीं है। आप अपने आप को उसी तरह से देखा करो। कैसे? देखो आपको समझाते हैं, क्योंकि आपने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद क्रिकेट भी खेल ली, बहुत सारी घटनाएं आपके सामने रोज होती हैं, लेकिन वो घटनाओं के पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है, ठीक है, साइंस उनका क्या लॉजिक देती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। आपको प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक स्टूडेंट को रोज, ठीक है, क्वेश्चन पूछने चाहिए अपने आप से कि ये घटना क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, क्या लॉजिक है इसकी। आई बात नहीं? ऐसे पूछते हो, अगर आप ऐसे पूछोगे, मैं बताऊं, आइंस्टीन एक बहुत बड़ा भौतिक विज्ञान का ही वैज्ञानिक था, जिसने कहा कि जिस व्यक्ति ने जिस दिन क्वेश्चन पूछना छोड़ दिया, अपने आप से क्वेश्चन पूछो या दुनिया से क्वेश्चन पूछो, उस दिन ही उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है, यानी उसकी तरक्की रुक जाती है। अगर आपको एक्चुअल में अनंत क्वेश्चंस होते हैं, आपने जिस ब्रह्मांड में जन्म लिया है, तो यहाँ पर अनंत बातें होती हैं, उन बातों को जानने की जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए। जिस व्यक्ति में जितनी ज्यादा जिज्ञासा होती है, वो व्यक्ति उतना ऊपर जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने क्रिकेट खेली, मैंने कैच के बारे में आपको बताया कि हम गेंद को यूं पकड़ते हैं और हाथ को थोड़ा सा पीछे लेके आते हैं, तो उसके पीछे लॉजिक बताता हूं। देखो इधर, क्या बल F बराबर क्या होता है बच्चों? डेल्टा P बाय डेल्टा टी। ये पढ़ा आपने, ये सूत्र पढ़ा। यहां पर ये डेल्टा टी क्या चीज है? समय अंतराल। इस समय अंतराल का मान अगर मैं बढ़ाऊं तो बल F का मान क्या होगा? कम। ये बात आप समझते हैं कि नहीं समझते? शायद नहीं समझते, ठीक है ना, कि ये नीचे वाला भाग जो है, अगर इसके मान को हम बढ़ाएंगे तो बल F का मान क्या होगा? कम। शायद हो सकता है आप नहीं समझते हो। जैसे मैं उदाहरण बताता हूं, जैसे संवेग में परिवर्तन, मान लो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन कितना हुआ? b। तो पहले मैंने 5 का भाग दिया तो कितना आएगा? 4। फिर मैं 10 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 2। तो 5 से 10 मैंने बड़ा करा कि नहीं, ठीक है। अगर मैं नीचे वाली संख्या को बड़ा करूंगा तो बल F का मान कम आएगा कि नहीं? आ रही बात में? तो इस चीज को ये मैंने आपको बताया। तो होता क्या है बच्चों कि जब हम कैच पकड़ते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो आप, जब हम कैच पकड़ते हैं तो गेंद जो बहुत ऊपर है, और जब हम यूं कैच पकड़ते हैं तो बच्चों अगर हम कैच को यूं पकड़ें और हाथ को पीछे लेके नहीं आए तो हमें चोट ज्यादा लगती है कि नहीं? क्यों लगती है? उसके पीछे कारण बता रहा हूं। देखो, गेंद के संवेग में परिवर्तन फिक्स है, यानी एक्चुअल में गेंद आपके हाथ पे टकराई कि नहीं टकराई? वो तो आप यूं करोगे तो भी टकराई थी कि नहीं टकराई थी? तो गेंद एक्चुअल में किसी वेग से आपके हाथ पर टकराई, और टकराने के बाद उसके आपके हाथ के अंदर है, इसका मतलब उसका वेग कितना हो गया? 0। हुआ है नहीं हुआ? जल्दी बताओ। अरे हुआ है नहीं? जैसे आपको मैंने यहाँ पर ऐसे हाथ बना दिया, ठीक है ना, सपोज करो ये गेंद यूं गई, ठीक है, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ये टकराते समय, ठीक है, इसका वेग इस दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड था। कितना था? अब तुम्हारे हाथ में ये हाथ पीछे लेके आ गए यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर वेग कितना हो गया? 0। हुआ कि नहीं? तो बोलो पहले, ठीक है, इस गेंद का द्रव्यमान मान लो 1 किलोग्राम, तो ये 1 × 10, यानी पहले इसका संवेग कितना था? 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब तुम्हारे हाथ में है, अब बताओ संवेग कितना हो गया? 0। हुआ कि नहीं? द्रव्यमान तो 1 किलोग्राम ही है, लेकिन वेग कितना हो गया? 0। तो बोलो संवेग में परिवर्तन हुआ है नहीं हुआ? पहले ज्यादा था, कम हुआ कि नहीं? परिवर्तन का मतलब यही थोड़ी होता है कम से ज्यादा, ज्यादा से कम भी तो हो सकता है, वो परिवर्तन नहीं है क्या?
है कि नहीं है? तो बोलो समय में परिवर्तन हुआ कि नहीं? अब बच्चों अगर आप हाथ को यहां से लेके यहां तक लेके आए तो आपने ये डेल्टा टी यानी कि संपर्क समय, इसको क्या बोलेंगे हम? कौन सा समय है ये? संपर्क समय। किस किस का संपर्क समय? तुम्हारे हाथों का और गेंद का ये संपर्क समय आपने बढ़ा दिया, क्योंकि यहां से लेके यहां तक लेके गए, न्यू से न्यू लेके आए, तो संपर्क समय आपने इंक्रीज किया। संपर्क समय इंक्रीज करोगे तो बल एफ का मान क्या होगा? कम। आई बात है? तो आपके हाथ को चोट क्या लगेगी? कम। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे बोलो, बात समझ में आएगी नहीं आई? अगर आप संपर्क समय को बढ़ाओगे नहीं नीचे लेके, ठीक है, तो आपको हाथ पर चोट ज्यादा लगेगी। समझ में आई बात? आई कि नहीं आई? अगर हम संपर्क समय को नहीं बढ़ाएंगे तो बल, जो गेंद होगी वो आपके हाथ पर ज्यादा चोट करेगी, यानी बल का मान ज्यादा रहेगा। समझ में आई बात? ठीक है, दूसरी उदाहरण बताता हूँ। आपने कभी अपने घर में कील ठोकी है? ठोकी है कि नहीं? देखो, ये मार्कर को ठोक देते हैं अपन इसमें बोर्ड में, ये रहा, ये रही मेरी हथौड़ी, ये रही मेरी कील। ध्यान से देखो इधर, मैंने क्या करा बच्चों, ये जो हथौड़ी है इस हथौड़ी को यूं लेके आया, बहुत कील ठुक जाएगी क्या? नहीं ठुके? कैसे ठुकेगी? है कि नहीं? तो बताइए, ये हथौड़ी और ये कील, ये हथौड़ी को आप क्यों लेके आ रहे हो? ठीक है, तो देखो, एक तो मैं क्या करता हूं, हथौड़ी और कील, ठीक है, हथौड़ी और कील का जब संपर्क हो रहा है तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, अगर मेरे को कील ठोकनी है तो आप अच्छी तरह से जान दो, तेजी से इस तरह से ठोकूंगा, ठीक है, अंदर गई कि नहीं गई? जैसे ये कील है, ध्यान दो इधर, ये कील अंदर गई कि नहीं? अगर मैं ये ऐसे करता हूं, देखो, ओहो, ये तो अंदर ही नहीं जा रही, ठीक है, तो यहां क्या कर रहे हैं आप? अरे संपर्क समय, कील और हथौड़ी का संपर्क समय घटा रहे हैं। देखो, तेजी, कम समय रख रहे हैं, एक में यहां पर बहुत ज्यादा समय रख रहा हूं, तो संपर्क समय जितना कम आप रखेंगे, बल यानी कि चोट उतनी ज्यादा लगेगी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस कील को मुझे इस दीवार में ठोकना है, अगर इस कील को मुझे इस दीवार में ठोकना है तो मैं तेजी से, जितनी हथौड़ी धड़ ऐसे ठोकूंगा, जब जाकर कील फटाफट से अंदर जाएगी नहीं? हम चाहते हैं इस हथौड़ी से कील पर चोट लगे, उसमें भी साइंस लगती है। डेल्टा टी आप कम रखेंगे, रखते ही हो, आप अपने अनुभव से रखते हो, लेकिन आपने कभी सोची नहीं ये बात कि अगर मैं ऐसे धीरे धीरे करूंगा तो कील इतनी अंदर नहीं जाएगी जितनी अंदर ऐसे चली जाएगी। तो ये दैनिक जीवन में आप बहुत सारे काम डेली करते हैं, दैनिक जीवन में आप बहुत सारे काम डेली ऐसे करते हैं जिनमें एक्चुअल में साइंस के नियम यानी भौतिक विज्ञान के नियम लगते हैं, और उनको अब आपको धीरे धीरे जानना चाहिए। आगे बात में, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है, वैसे तो देखा जाए, मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये ब्रह्मांड की रचना यानी कि आपका सूरज, चंद्रमा, ठीक है, पृथ्वी, ब्रह्मांड की रचना जो है वो भी एक्चुअल में भौतिक के नियमों से ही हुई है, ठीक है। जैसे आप लोग बहुत सारे, सब हम भगवान को मानते हैं, भगवान, ठीक है, पता है आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूं कि पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला कौन? आप लोग कहोगे भगवान, है ना, ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुनो, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला कौन? भगवान। सच क्या है पता है आपको? भौतिक के नियम से ब्रह्मांड बनाया ये। जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी तब भी भौतिक के नियम चल रहे थे, आज भी भौतिक के नियम चल रहे हैं, इसी से आपका जीवन चल रहा है, इसी से आप पानी पी रहे हो, आप जो पैदा हुए हो वो भी भौतिक के नियमानुसार ही पैदा हुए हो। समझ में आई? ठीक है, हर जगह एक्चुअल में फिजिक्स के नियम लग रहे हैं, इसलिए आप इस जीवन के अंदर, ठीक है, हवा भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, उससे आपको ऊर्जा भी मिल रही है और आप काम भी कर रहे हैं। तो हर जगह भौतिक के नियम चलते हैं, पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने में भी भौतिक के नियम लग रहे हैं, ठीक है, यानी भौतिक के नियमों से ही एक्चुअल में ये ब्रह्मांड की रचना हुई है, इसलिए भौतिक के नियमों को ही आप भगवान कह सकते हैं। आगे बात है, ये जो 3 नियम हम इस चैप्टर में पढ़ाएंगे, आप तो यूं मानो कि ये 3 देवी देवताओं के बराबर हैं, ठीक है। एक आई बात में,
नहीं, इसमें मजाक क्या है, गलत क्या है, तुम्हारी लाइफ ही इससे चल रही है, नहीं चल रही हो तो बताओ। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर दो गाड़ी की टक्कर होती है, बहुत तेज स्पीड में होंगी तो बहुत जोरदार टक्कर होती है, नुकसान बहुत ज्यादा होता है, और कम स्पीड में होती है तो नुकसान कम होता है कि नहीं? आई बात नहीं? क्यों? क्योंकि पहली गाड़ी जो बहुत तेज से चल रही थी उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा था, उसका संवेग बहुत ज्यादा था। दूसरी गाड़ी जो चल रही थी उसका संवेग भी बहुत ज्यादा था, दोनों बहुत तेज स्पीड से अगर थी। या मान लो एक गाड़ी को स्थिर रख लो आप तो, और दूसरी गाड़ी बहुत तेज स्पीड से आ रही है, ठीक है, तो टकराने के बाद क्या होगा? ये जो बहुत तेज स्पीड से गाड़ी आ रही थी उसका संवेग पहले बहुत ज्यादा था, टकराने के बाद उसका संवेग कितना हो गया? 0। तो एकदम से संवेग में परिवर्तन कितना हुआ? ज्यादा। यानी कि बल F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी भी तो होता है, संवेग में परिवर्तन जितना ज्यादा होगा बल F का मान उतना ही ज्यादा होगा। आई बात में? जितने अगर वो गाड़ी धीरे धीरे आती और इस रुकी हुई गाड़ी से झट टकराती, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता कि संवेग में परिवर्तन बहुत कम होता, तो बल F का मान कम होता। आगे बात में? चलो तो आगे हम बात करते हैं, ठीक है। एक छोटी सी बात हम और कर लेते हैं, देख अब हम पढ़ेंगे एक छोटा सा प्रश्न और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कल भी इसी के बारे में बात करेंगे, सेकंड लो ही चलेगा। देखो इधर एक गेंद है बच्चों, ये जो गेंद है ध्यान से देखो, ये जो गेंद है, ये गेंद इस धरातल से 10 मीटर प्रति सेकंड से टकराती, कितने से टकराती है? और ये गेंद टकराने के बाद 10 मीटर प्रति सेकंड से ही वापस चली जाती है, ठीक है। जब ये टकराई तब इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, नीचे की ओर, और टकराने के बाद ये गेंद इस धरातल से टकराए और 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये उछल गई। तो इस प्रकार की टक्कर जिसमें टकराने से पहले वेग और टक्कर के बाद वेग बराबर होते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रत्यास्थ टक्कर। कौन सी टक्कर बोलते हैं इसको? प्रत्यास्थ टक्कर, ठीक है। तो अब बच्चों यहां पर इस गेंद का द्रव्यमान जैसे 1 किलोग्राम के देता हूं मैं, ठीक है, गेंद का द्रव्यमान कितना है? 1 किलोग्राम। और ये गेंद इस धरातल से टकराई और टकराने के बाद उछल गई, यानी बहुत कम समय संपर्क का रहा होगा। किस किस के संपर्क? गेंद और धरातल का। तो वो जो संपर्क समय है dt बराबर, वो दे देता हूं मैं 0.01 सेकेंड। कितने सेकेंड रहा भैया? 0.01 सेकेंड, ठीक है। तो बल F का मान ज्ञात करो, यानी कहने का मतलब ये कि इस गेंद ने धरातल पर कितना बल लगाया होगा। जैसे ही गेंद गिरी, ठीक है, अगर आपके ऊपर गेंद माथे पर गिरती तो आपके माथे पर चोट आती है कि नहीं? तो आपको बल निकालना है कि गेंद द्वारा धरातल पर लगाया गया बल कितना है। तो F बराबर क्या लिखोगे आप? डेल्टा P बाय डेल्टा T। डेल्टा P बताओ। यहां पर देखो काम की बात है, संवेग एक सदिश राशि होती है। कैसी होती है? ठीक है, ध्यान से देखना आप। हम लिखेंगे mv फाइनल माइनस mv इनिशियल, लिखेंगे कि नहीं, बटे डेल्टा T। डेल्टा T का मान तो 0.01 सेकेंड है, इसकी तो कोई टेंशन है ही नहीं। संपर्क समय देखो इधर, m यानी कि 1 किलोग्राम, ठीक है। अब बच्चों यहां पर टकराने से पहले संवेग, ठीक है, और उसके बाद टकराने के बाद संवेग। तो प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग कौन सा हुआ बताओ? पहली घटना कौन सी हुई? ये गेंद आकर टकराई और उसके बाद गेंद उछली, ठीक है। तो अंतिम संवेग कौन सा होगा? टकराने के पश्चात वेग। तो v फाइनल कौन सा हुआ? 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब इसको अगर अपन को डायरेक्शन देनी है तो मैं ऊपर वाली दिशा को क्या दे देता हूं? प्लस j के दे सकता हूं कि नहीं? माइनस, बोलो, 1 किलोग्राम, बोलो 10 मीटर प्रति सेकंड, टकराने से पहले वेग vi, यानी टकराने से पहले वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कौन सी बताओ? दिशा कौन सी है? माइनस j के बटे 0.01। क्या हुआ बच्चों बताओ? ये माइनस माइनस प्लस हो गया,
तो 10 और 10 कितने हो गए? 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कौन सी दिशा आई? जे के। बटे कितना आया? 0.01, ये बल F। ठीक है, यानी कि इस 0.01 को हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 100। आया कि नहीं? तो कितना आ गया बोलो? 2000। 20 तो ये है ही, 2 बिंदु और लग जाएगी ना। ठीक है, 2000 न्यूटन। डायरेक्शन बताओ? जे के। आएगी नहीं आई बात समझ में? इस तरह से हम कल भी एक्चुअल में क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। उतार लो इसको।